चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। हम जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ रहे थे उसमें थर्ड मेथड थी दाब लगाना, या इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। तो इसे कैसे डिनोट करते हैं? मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं में जड़ें विकसित करने की विधि को लेयरिंग या दाब लगाना कहते हैं। किसे कहते हैं? मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं में जड़ें विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? दाब लगाना या लेयरिंग। तो इसमें क्या होता है, जो मात्र पौधे से यानी जो पेरेंट प्लांट होता है उससे जो शाखाएं जुड़ी रहती हैं उनमें जड़ें विकसित करने की विधि को हम लेयरिंग कहते हैं। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में पौधे की शाखाओं को जमीन में झुकाकर नीचे की ओर दबा दिया जाता है और इस दबे हुए भाग की पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं लेयरिंग। इसका हम डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। ये है आपका दाब लगाना, लेयरिंग। ठीक ठीक। तो इसमें है मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं में जड़ें विकसित करने की विधि को दाब लगाना कहते हैं। इस विधि में पौधे की शाखाओं को झुकाकर जमीन में दबा दिया जाता है और इस दबे हुए भाग की पर्व संधियों से जड़ें विकसित होती हैं। शाखा को काटने पर यह नया पौधा बनाती है। ये कई प्रकार की होती है। तो यह है आपका सरल तथा, पहला प्रकार है इसका सरल तथा सामान्य दाब। सरल तथा सामान्य दाब। दूसरा है आपका शीर्ष दाब। इसी में तीसरा मेथड है इसका सतत तथा खाई दाब। सतत तथा खाई दाब। चौथा है आपका संयुक्त अथवा सर्पिल दाब। संयुक्त या सर्पिल दाब। और पांचवा है आपका वायु दाब अथवा गूटी बांधना। वायु दाब अथवा गूटी बांधना। ये क्या है? ये है आपके लेयरिंग के प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेयरिंग। उनमें है आपकी ये सारे प्रकार दिए गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट मेथड है फोर्थ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की चौथी विधि है कर्तन या कटिंग। चौथी विधि कौन सी है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की? कर्तन, काटना या कटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें पौधे के किसी भी भाग को काटकर उससे नया पौधा विकसित करने की क्षमता होती है। तो इसमें लिखेंगे पौधे का ऐसा कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती जो मात्र पौधे से पृथक कर देने के बाद अपने को पूर्ण पौधे के रूप में विकसित कर लेता है, उसे हम कटिंग या कर्तन कहते हैं। क्या होता है? यानी इसमें ऐसा कोई भी किसी भी पौधे का कोई भी भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती किसी को भी अलग कर दें तो वह अपना नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है, तो उसे हम बोलते हैं कटिंग। नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। ये इसी में आता है और आजकल इस विधि का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन।
इसमें क्या होता है, इस विधि में पौधे की कोशिका ऊतक अथवा किसी भी अंग को संवर्धन माध्यम पर उगाया जाता है, जिससे नया पौधा प्राप्त किया जाता है। संवर्धन तकनीक में वांछनीय पौधे के भाग को संवर्धन माध्यम पर उगाया जाता है जिससे असंगठित कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस का विस्तारण एधा, कैम्बियम, पिथ, जाइलम पैरेन्काइमा आदि में होता है। कैलस से अनेक कलिकाएं विकसित होती हैं। प्रत्येक कलिका से एक प्ररोह बनता है। इस प्ररोह को जब हम दोबारा से कल्चर मीडिया यानी संवर्धन माध्यम पर उगाते हैं तो उससे जड़ें विकसित हो जाती हैं, और जब जड़ें विकसित होती हैं तो नया पादपों का निर्माण होता है, छोटे प्लांटलेट्स का निर्माण होता है। इन प्लांटलेट्स को हम पौधशाला में रोपित कर देते हैं, जिससे नए पौधे विकसित होते हैं। आजकल इसी तकनीक का यूज किया जा रहा है और इससे हमारे समय एवं पैसों दोनों की बचत होती है और कई पौधे एक साथ निर्माण बनाए जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, पौधे की कोशिका ऊतक अथवा अन्य किसी अंग को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराकर नया पौधा बनाया जाता है। इस विधि को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। नीचे की लाइन से लिखेंगे, संवर्धन तकनीक में वांछनीय पौधे के भाग को संवर्धन माध्यम पर उगाया जाता है, जिससे असंगठित कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस का विस्तारण एधा, वलकुट, पिथ, द्वितीयम जाइलम अथवा जाइलम पैरेन्काइमा में हो सकता है। कैलस से अनेक कलिकाएं विकसित होती हैं और प्रत्येक कलिका से एक प्ररोह का निर्माण होता है। जब इन प्ररोहों को पृथक कर दिया जाता है तो इन प्ररोह से जड़ें विकसित होती हैं और जिससे जड़ें विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार बने पादपों प्लांटलेट्स को पौधशाला में रोपित कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा बहुत कम समय तथा बहुत कम खर्च में समान जीनी संरचना वाले हजारों पौधे यानी एक समान जीनी संरचना जिनकी संरचना एक जैसी होती है, हजारों पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। चूंकि यह विधि लैंगिक जनन के बिना केवल वर्धी जनन द्वारा होती है, अतः यह सोमाक्लोन्स कहलाते हैं। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, केवल वर्धी जनन होता है, इसलिए इन्हें सोमाक्लोन्स कहते हैं। आजकल सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक द्वारा व्यावसायिक स्तर पर वनों के लिए वृक्षों की पौध तैयार की जाती है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये क्या होता है, कॉटन का प्लग लगा दिया जाता है, इसको एयर टाइट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि असंगठित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। असंगठित कोशिकाओं का समूह बन जाता है जिसे कैलस बोलते हैं। और इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें इसको ग्रोथ कराया जाता है। ठीक, और ये है आपका कॉटन प्लग। कॉटन प्लग इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इसको एयर टाइट करते हैं। एयर टाइट करने के उपरांत इससे कोई भी एयर रिलीज नहीं होती है। ये भी आप इसमें भी एयर टाइट करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोइड बन जाते हैं, एम्ब्रियोइड बन जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट इसकी जो प्रोसेस होती है, ये आपका कैलस फॉर्मेशन है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट जो प्रोसेस है, इसमें आपके छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं। ये है प्लांटलेट्स, इन्हें हम बोलते हैं प्लांटलेट्स।
तो इसमें क्या होता है, ये 3 डायग्राम के थ्रू हम इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, असंगठित कोशिकाओं के समूह को कैलस बोलते हैं, और जब इसको दूसरे माध्यम पर सेकेंड फेज इसकी कराई जाती है तो इसके बाद एम्ब्रियोइड बन जाते हैं, और एम्ब्रियोइड के बाद जब नेक्स्ट स्टेप आता है तो इसमें ये एम्ब्रियोइड से प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये विधि है आपकी माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि। इसमें अब है कायिक जनन का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, ये कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।